आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ पर क्लास 9 से 12 तक की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं और जिस क्लास में जिस वीडियो में आपने एंटर किया है आप जानते हैं कि वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स आप उसमें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया है आपके चैनल पे, इसी चैनल पे, जिसमें आपको चीजें बताई गई थी किस तरीके से हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स को आगे लेकर चलेंगे। उसी क्रम में आज से जो पहली क्लास है, यानी जो मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, जो भी आपका सिलेबस है, 10th क्लास के बच्चे अगर आप हैं, अगर 10th क्लास में एनरोल किया है आपने, तो 10th क्लास की मैथ्स पढ़ने के लिए जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के हिसाब से आज की क्लास जो है वो आपकी पहली क्लास है, पहली जो है एक्चुअल क्लास है, जिस क्लास में हम सीधे सीधे पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक, तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने थोड़ी सी बात भी की थी कि पहला चैप्टर जो हम लेंगे इसमें वो पॉलिनोमियल लेंगे। उसके बाद जो भी आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे बारी से बारी किए जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम ले रहे हैं वो पॉलिनोमियल ले रहे हैं। पॉलिनोमियल पे थोड़ी सी बातचीत हमने की थी पिछली क्लास में, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी बात हमने की थी वो थोड़ी सी इस क्लास में रिपीट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, यानी पॉलिनोमियल की कहानी जो पिछली क्लास में हमने शुरू की थी, जो इंट्रोडक्शन क्लास की लास्ट के कुछ मिनट्स में हमने बात की थी, वहां से पॉलिनोमियल की बात शुरू होकर और किस तरीके से पॉलिनोमियल की कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड फॉर्मूलाज देखेंगे, फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी पॉलिनोमियल को समझने के लिए चलिए चलते हैं क्लास में, अपनी आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हो या मैथ्स में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहली चीज आपको ये जाननी जरूरी होती है कि वो जो विषय आप पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को आप अगले एक हफ्ते तक लगभग पढ़ेंगे, एक्चुअली वो है क्या। सबसे पहले जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम यही जानेंगे कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब, देखिए पिछली क्लास में हमने थोड़ी सी बात की थी। पॉलिनोमियल का मतलब अगर आपको समझना होगा तो आप जानते हैं पॉली एक ग्रीक वर्ड है। पॉली जो है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है मच या मोर। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली का वर्ड आपने पॉली, इस टर्म का यूज आपने बहुत सारे वर्ड्स में देखा होगा। जैसे पॉलीथीन होता है, तो उस पॉलीथीन में जो पॉली होता है उसका मतलब भी यही होता है। ठीक, पॉलीगैमी होता है, पॉलिनोमियल है जो आपके सामने लिखा हुआ है। कहीं पर भी अगर आपको पॉली लिखा हुआ मिलता है तो उस पॉली का बेसिकली अर्थ मतलब यही होता है कि मच या मोर, यानी कि बहुत सारे। पॉली वर्ड को अगर आपको समझना है तो इसका मतलब क्या होगा, पॉली का मतलब बहुत सारे। पॉलिनोमियल का मतलब ये होगा, पॉलिनोमियल जो कि आपके सिलेबस का एक चैप्टर है, तो क्या है इस शब्द का मतलब, इस शब्द पर बेस्ड अगर पूरा का पूरा चैप्टर है तो उस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को आप हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहेंगे, हिंदी में आप कहते हैं बहुपद। बहुत सारे पद अगर हों तो उसको हम पॉलिनोमियल कह देंगे। उसी तरीके से इंग्लिश में अगर आप बात करें तो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स यूज किए गए हो। कितने टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म्स, एक से ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करके अगर कोई एक्सप्रेशन बनाया गया है तो उसी एक्सप्रेशन को हम हमेशा क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैथ्स क्योंकि पढ़ रहे हैं तो ये बात बहुत जरूरी है कि एक से ज्यादा टर्म्स हों और वो टर्म्स मैथमेटिकल टर्म्स हों। मैथमेटिकल टर्म्स का मतलब ये है कि मैथमेटिकल चीजों को यूज करके, मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करके वो चीजें बनाई गई हों। ठीक है, तो एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, ऐसे भी आप कह सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स अगर किसी भी एक्सप्रेशन में यूज किए गए हों तो उस एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है, अब अगर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे आए तो क्योंकि आपने देखा, आपने सुना
कि दो या दो से ज्यादा टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म्स अगर किसी एक्सप्रेशन में है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो एक सवाल यहां पर बनेगा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो कौन से मैथमेटिकल टर्म्स होंगे, वो जो मैथमेटिकल टर्म्स होंगे जिनके इकट्ठे होने पर उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, वो टर्म्स किस तरीके के होंगे। तो ये बात भी यहीं पर आप समझ लीजिए, जिन मैथमेटिकल टर्म्स के इकट्ठे होने पर पॉलिनोमियल बन जाएगा उन टर्म्स की कुछ विशेषता होगी, उन टर्म्स की कुछ स्पेशलिटी होगी। क्या स्पेशलिटी होगी? कोई भी टर्म जो होगा वो दो तरीके की चीजों से मिलकर बन सकता है, पहला कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। जितनी भी चीजें हैं दो चीजों में उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, संख्याएं हैं, गिनतियां हैं, अक्षर हैं, उनको आप दो चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, जितनी भी चीजें हैं वो या तो कांस्टेंट टर्म्स होंगे या फिर वो वेरिएबल टर्म्स होंगे। अब अगर किसी भी टर्म के बनने में दो नए नाम आ जाते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, तो ये क्या है ये भी जान लीजिए, उसके बाद हम पॉलिनोमियल बनाएंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब है दुनिया में जितनी ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है, जिनकी वैल्यू टाइम या जगह के हिसाब से बदलती नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से बदलती नहीं है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बदलती नहीं है। अगर कोई भी ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा टर्म है जो अपनी वैल्यू हमेशा फिक्स रखे, वो मैथ्स में यूज किया जाए या फिजिक्स में यूज किया जाए, केमिस्ट्री में यूज किया जाए, मैथ्स में वो कैलकुलस में यूज किया जाए, अलजेब्रा में यूज किया जाए, ज्योमेट्री में यूज किया जाए, अर्थमेटिक में यूज किया जाए, यूपी बोर्ड में यूज किया जाए, सीबीएसई बोर्ड में यूज किया जाए, इंडिया में यूज किया जाए, फॉरेन में यूज किया जाए, कहीं भी मतलब उसका इस्तेमाल किया जाए, यूज उसका जिस वैल्यू पे होगा वो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। कहीं भी उसको यूज करिए आप, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, टाइम, जगह, कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट, प्लेस, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, वो हर जगह हमेशा वो वैल्यू अगर सेम रहती है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट नंबर्स कहते हैं। बात क्लियर? जैसे जितने भी नंबर्स हैं आपके, जैसे अगर कोई नंबर मान लीजिए 4 आपने लिया, तो 4 क्या है? 4 ही है। फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, कहीं भी हो, 4 की वैल्यू ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 को मैथ्स में 4 कहेंगे और फिजिक्स में उसको 3 या 5 कहने लगेंगे। नहीं, 4 अगर है तो 4 की जितनी वैल्यू मैथ में है उतनी ही वैल्यू फिजिक्स में भी होगी, यानी 4 एक कांस्टेंट नंबर है। इसी तरीके जैसे पाई है, पाई क्या है? फिक्स वैल्यू है इसकी। जैसे स्मॉल जी है, स्मॉल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो ये क्या होगा? जी क्या है? इसकी भी वैल्यू फिक्स है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, जितनी गिनतियां हैं, जो भी हैं, कांस्टेंट अगर उनको कह दिया गया तो इसका मतलब वो फिक्स होंगे। दूसरी तरफ दूसरी चीज होती है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी लेटर, ऐसी कोई भी चीज अगर यूज की जाए जिसकी वैल्यू एक क्वेश्चन में कुछ और मिलती है और दूसरे क्वेश्चन में उसी चीज की वैल्यू बदल जाती है। इसकी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा टर्म अगर आप यूज कर रहे हैं जिस टर्म की वैल्यू एक चैप्टर में कुछ और है, दूसरे चैप्टर में कुछ और है, एक सवाल में कुछ और है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और है, एक फील्ड में कुछ और है, दूसरे फील्ड में कुछ और है, तो ऐसे टर्म्स को आप वेरिएबल्स कहते हैं। और इनको जनरली लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर्स से, जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कैपिटल से भी कर सकते हैं आप। जैसे कहीं क्वेश्चन में आपको x, y, z, a इस तरीके से चीजें मिलती हैं लिखी हुई। कहने का मतलब ये, और एक बात और समझिएगा, ऐसा नहीं कहीं लेटर अगर आप देख लीजिएगा तो उसको आप वेरिएबल ही कह दीजिएगा, नहीं। अगर लेटर यूज किया गया है तो बताया जाएगा कि ये जो लेटर यूज किया गया है ये एज अ वेरिएबल यूज किया गया है। अगर x वेरिएबल की तरीके से यूज किया गया है तो आप उसको वेरिएबल मानेंगे। अगर कहीं पर x यूज किया गया है लेकिन कह दिया गया कि ये कांस्टेंट है तो फिर आप x को कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक। y कहीं पर अगर वेरिएबल की तरीके से यूज किया गया है तो आपसे सवाल में बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो y लेटर यूज किया गया है ये एक्चुअली एक वेरिएबल है। वेरिएबल होने का मतलब ये है कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कुछ निकलेगी, अगले क्वेश्चन में कुछ और निकल सकती है। कुल मिला के आपको दो चीजें समझनी थी। किसी भी मैथमेटिकल टर्म की अगर आप बात करें तो वो टर्म हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो उसमें कांस्टेंट होता है और दूसरा उसमें वेरिएबल होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जब मर्ज होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे के साथ जब आते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर एक टर्म बना देते हैं और उसी ऐसे ही कुछ टर्म्स का यूज हम
पॉलिनोमियल में करेंगे। ठीक, कांस्टेंट अपने आप में भी एक टर्म है, वेरिएबल अपने आप में भी एक टर्म है। ऐसा नहीं कि टर्म का बनने मतलब किसी टर्म को बनने के लिए कांस्टेंट वेरिएबल का मिलना जरूरी है। कांस्टेंट अपने आप में एक टर्म है, वेरिएबल अपने आप में एक टर्म है, और कांस्टेंट वेरिएबल मिलेंगे तो एक नया टर्म मिल जाएगा। और ऐसा जो नया टर्म मिलेगा, ऐसे कई सारे टर्म्स अगर एक साथ लिखे हुए हों, एक जगह पर लिखे हुए हों, तो बस उसी एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक, बात समझ में आई? थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी भाग चलेंगे। वैसे बताने को मैं पॉलिनोमियल आपको एक लाइन में भी बता सकता था, एक लाइन में लिख के आपको बताता कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई इतना ज्यादा सिलेबस नहीं रहता है आपका, इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है 10th क्लास में। और दूसरी चीज ये होती है कि जो बेसिक क्लासेस होते हैं 9th 10th, इनकी जो मैथ्स होती है, इनको आप जितना ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ें उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 9th और 10th की मैथ आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आगे की मैथमेटिक्स, आगे की पढ़ाई, आगे के क्लासेस जो होंगे वो आपके उतने ही बेहतर तैयार होंगे। इसलिए 9th और 10th में कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं जैसे बहुत से लोग ये बताते आपको होंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ये आप तैयार कर लीजिए, ये कभी नहीं पूछेगा, ये मत पढ़िए। ऐसा मत करिएगा बिल्कुल। 9th और 10th की मैथ, हालांकि किसी भी क्लास में नहीं करना चाहिए, किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट के पीछे मत भागा करिए। आपके सिलेबस में जितना रखा गया है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आपके सिलेबस में रखा ही नहीं जाता, क्योंकि जो लोग सिलेबस डिजाइन करते हैं वो हमसे और आपसे बहुत काबिल लोग होते हैं। उनको पता होता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए पढ़ना जरूरी है, इसीलिए वो चीजें आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस की गई हैं। और क्योंकि वो आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस की गई हैं, इसलिए उन सारी की सारी चीजों को का जो है आपके लिए पढ़ना जरूरी है। उसमें इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं है। एक किताब है इतनी सी, इतनी मोटी अगर एक किताब है, अगर 12 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में इतनी मोटी किताब अगर आप एक नहीं तैयार कर सकते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा पढ़ेंगे, A to Z जितना भी आपके सिलेबस में सारा का सारा पढ़ेंगे। जो चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं, जो चीजें पूछी गई हैं, उन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन सबको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से आप ट्रीट करिए, सारा सब कुछ पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आइए, पॉलिनोमियल की जो बेसिक समझ है वो आप समझ गए होंगे, कुछ कुछ उसमें समझ में आया होगा। थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए, पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन पॉलिनोमियल की यही कहती है कि अगर दो या दो से ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स एक जगह पर लिखे हुए हों तो उस एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, अच्छा ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल में दो या दो से ज्यादा टर्म्स होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक टर्म होगा उसको भी पॉलिनोमियल कह देंगे, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप होगा जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग करेंगे, देखेंगे कि अगर एक टर्म है तो उसको हम पॉलिनोमियल कैसे कह रहे हैं, जबकि डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि एक से ज्यादा टर्म्स होने चाहिए। ठीक, तो फिलहाल अभी के लिए बेसिक डेफिनेशन आपकी यही है, जनरल डेफिनेशन यही है कि दो या दो से ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स अगर एक जगह पे आपको लिखे हुए मिल जाएं तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है, टर्म्स कैसे होंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर वो टर्म्स बने होंगे। देखिए, हम एक जनरल पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे। सबसे पहले एक तरफ हम कुछ कांस्टेंट्स लिखते हैं और वेरिएबल्स लिखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए सपोज x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn। n यहां पर इसलिए कह दिया गया है कि 1 2 3 4 5 फिर जितने आप लेना चाहें, तो जितने में आप, हमने मान लिया n हमने ले लिए। ठीक, 10 अगर लेना चाहें तो n की जगह 10 रख दीजिए, 10 हो जाएंगे। ये हमने ले लिए इतने वेरिएबल्स, और कुछ कांस्टेंट्स ले लीजिए, जैसे एक a0 ले लीजिए। a0 इसको पढ़ते हैं a0, कोई ऐसा मतलब नहीं कि a0 है, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है। ये सबसे शुरुआती कांस्टेंट आप a0 को मान सकते हैं, फिर a1, फिर a2, फिर a3 एंड an। ठीक है, यहां पर स्टार्टिंग 1 से हुई, यहां पर 0 से हुई, इसकी कोई खास वजह नहीं है। इसकी खास वजह सिर्फ ये है कि जब कोई पॉलिनोमियल आप लिखेंगे तो पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने हो, ऐसा होगा। लेकिन हो सकता है कोई टर्म ऐसा भी हो जिसमें वेरिएबल ना हो सकता है प्योर कांस्टेंट हो, तो उस प्योर कांस्टेंट के तौर पे हमने एक टर्म ले लिया a0, उसको लिख देंगे। अब हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर एक टर्म बनाएंगे,
तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर अगर एक टर्म बनाएंगे तो ए नॉट आप ऐसे ही लिख लीजिए, A0। फिर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल एक साथ ले लीजिए। एक कांस्टेंट हमने ले लिया A1 और एक वेरिएबल ले लिया X1। फिर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल ले लीजिए। एक कांस्टेंट हमने ले लिया A2 और एक वेरिएबल ले लिया हमने X2। फिर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल ले लीजिए, तो एक कांस्टेंट हमने ले लिया A3 और एक वेरिएबल ले लिया X3। फिर सो ऑन कर दीजिए। फिर एक आखिरी ले लीजिए, आखिरी का मतलब ये आखिरी नहीं है, एक आपने ले लिया AN और एक आपने ले लिया XN। ठीक, अब एक टर्म ये हो गया, 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 सो ऑन हो गया, एक टर्म ये हो गया। एक से ज्यादा टर्म्स एक जगह पर लिखे हुए हैं मैथमेटिकल टर्म्स। ये मैथमेटिकल टर्म्स किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। किसी ना किसी ऑपरेशन के तहत का मतलब यह है कि प्लस या माइनस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हो सकता है इनके बीच में प्लस हो या हो सकता है माइनस हो, यानी प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमने इसलिए दोनों लगा लिए। ये नहीं जरूरी है कि आप प्लस माइनस दोनों होंगे, प्लस होगा या माइनस होगा या कोई प्लस कोई माइनस होगा। हो सकता है ये प्लस हो ये माइनस हो, दो प्लस हो चार माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई साइन होगा बीच में। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। फिर एंड सो ऑन ये है, और फिर इसके आगे भी हो सकता है टर्म्स हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब ये जो लिखा हुआ है इसको जरा ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है। देखिए ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, एंड सो ऑन, ये nth टर्म, और उसके बाद एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जहां तक आप जाना चाहें। एक से ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स लिखे हुए हैं, और मैंने आपको बताया कि अगर एक से ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स एक जगह पर लिखे हुए मिल जाएं तो इस एक्सप्रेशन को हमेशा आप क्या कहेंगे? इस एक्सप्रेशन को हमेशा आप क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? यही है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? और इस जनरल फॉर्म को हम हमेशा f(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? देखिए पहली क्लास है इसलिए हम लोग बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं कि स्पीड कम है कैसे क्या होगा। आपका एम ये होना चाहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो आपको फिर जिंदगी में दोबारा कभी सीखनी ना पड़े। एक बार जो सीख लीजिए वो जिंदगी लाइफ टाइम के लिए आप सीख जाएं। तो पॉलिनोमियल की, अब मैं आपको लिखवाने को लिखवा भी सकता था कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग डलवाता, फिर उसके बाद लिखवा देता, लेकिन आपने पॉलिनोमियल खुद बनाना सीखा। देखिए एक कांस्टेंट टर्म ए नॉट हो गया, फिर कांस्टेंट वेरिएबल मिलकर एक टर्म बनाएगा, फिर कांस्टेंट वेरिएबल मिलकर दूसरा टर्म बनाएगा, फिर कांस्टेंट वेरिएबल मिलकर तीसरा टर्म बनाएगा, फिर कांस्टेंट वेरिएबल मिलकर चौथा टर्म, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड सो ऑन, जितने ऐसे ही nth टर्म बना लेगा। और इन सारे के सारे टर्म्स को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस या माइनस के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिस एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा टर्म्स हैं। और डेफिनेशन कहती है कि कहीं पर भी दो या दो से ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स अगर एक किसी एक्सप्रेशन में दिख रहे हो तो उस एक्सप्रेशन को आप हमेशा क्या कह देंगे? पॉलिनोमियल कह देंगे। यहां पर सारी की सारी चीजें आपने मान रखी हैं, एज्यूम की हैं, तो यही जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होगी। किसी भी पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन अगर आपको माननी होगी तो ये जो आपने खुद बनाई है यही जनरल इक्वेशन है। क्या होगी? किसी भी पॉलिनोमियल को f(x) के बराबर हम रिप्रेजेंट, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो सिंबलाइजेशन होता है, वो f(x) से किया जाता है। f(x) का मतलब ये है f एक फंक्शन है और x जो है वो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में होगा, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वेरिएबल सेम होगा सब में। पावर्स चेंज हो सकती है, हो सकता है ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है एंड सो ऑन xn। एक काम करिए आप, x1, x2, x3, xn नहीं करिए, इनकी पावर्स करिए आप। ये x की पावर 1, ये x की पावर 2, इसको हटाइए, ये x की पावर 3 और ये x की पावर एंड सो ऑन n एंड सो ऑन, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है वो x की पावर्स में चलता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो पहला a नॉट हो गया,
दूसरा आप इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखिए, देखिए यहां अगर आप देखें तो इसके साथ x है, इसके साथ x है, इसके साथ x है, लेकिन इसके साथ x नहीं है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? a नॉट डॉट x की पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन? x की पावर 0, आप जानते हैं किसी भी संख्या की पावर 0 अगर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो यहां पर x की पावर 0 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, और 1 का मल्टीप्लाई a नॉट से होगा तो a नॉट ही रहेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। लिखने का तरीका हमने बदल लिया, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से इसको क्या लिख लेंगे? a1 x की पावर 1। इसी तरीके से इसको क्या लिख लेंगे? a2 x की पावर 2, फिर a3 x की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट लिख लीजिए an x की पावर n। एंड सो ऑन करना चाहे करिए, ना करना चाहे ना करिए। a नॉट, a1, a2, a3, an ये सारे कांस्टेंट हैं। x नॉट, x की पावर 0, x की पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन, x की पावर n, ये सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल x यूज किया गया है, पावर्स अलग अलग हैं। जो भी वेरिएबल यूज किया गया है f के साथ बस वही वेरिएबल आप लिखेंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यही हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आप बताएंगे a0 या a नॉट प्लस a1x1, a1x की पावर a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन anx की पावर n, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। और इस जनरल फॉर्म को हमेशा आप fx के बराबर रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए सपोज वेरिएबल जो है वो x की जगह y यूज कर लिया जाए, तो अगर x की जगह y यूज कर लिया जाएगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। वेरिएबल कांस्टेंट तो वही रहेंगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा y स्क्वायर एंड सो ऑन an yn। तो इसका जो इसका सिंबल होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, वो बदल जाएगा, fy हो जाएगा। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। जो वेरिएबल यूज किया जाएगा f के साथ वही लेटर यूज किया जाएगा, fx। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे fx। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे fy। अगर यहीं पे z कर दिया जाए तो आप पूछा जाए क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे fz। और ये जो जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, अगर आपसे पूछा जाए कि इस जनरल फॉर्म में a नॉट, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an ये क्या है, तो आप बताएंगे दीज आर द कांस्टेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 0, x की पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन, x की पावर n, इसमें x क्या है या ये सारे टर्म्स क्या हैं, तो आप कहेंगे ये सारे के सारे टर्म्स क्या हैं? वेरिएबल्स। क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। ठीक है। अब इस जनरल फॉर्म से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको आगे स्लाइड्स में हेडिंग बना के लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं। उसके बाद हेडिंग से आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा उससे, लेकिन मैं आपको यहीं पे बताता हूं। इसको एक बार हम लोग फिर से लिखेंगे ऊपर। फिर पॉलिनोमियल्स की कुछ विशेषताएं, स्पेशलिटीज हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं। fx को हम लोग यहां पर थोड़ा ठीक से लिखेंगे। a नॉट x की पावर 0 लिखना चाहे लिख लीजिए, कोई वो नहीं रहेगा। a1 x की पावर 1, a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, सो ऑन कर दीजिए, an x की पावर n, कर सकते हैं आगे भी एंड सो ऑन। ये पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है। ये है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस जनरल फॉर्म से क्या क्या चीजें हम इससे निकाल सकते हैं वो देखिए आप हेडिंग देखते जाइए और हम लोग निकालते जाएं। डेफिनेशन, जनरल फॉर्म चीजें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक चीज आपको बतानी है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, चलिए ठीक, ये सारी चीजें हो जाएंगी। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, चलिए ठीक, आइए। चलिए सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल है।
सबसे पहली चीज हम, अगर आपसे पूछा है ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये क्या है? अगर एक एक चीज की बात की जाए, ये है, ये है, ये है, तो ये है आपके टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल में टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टर्म्स का मतलब ये है कि कोई भी साइन जो लगा हुआ है उस साइन के दोनों तरफ जो चीजें लिखी हुई हैं वही इसके टर्म्स हैं। जैसे a0 x0 एक टर्म है, a1 x1 एक टर्म है, a2 x² तीसरा टर्म है, a3 x³ चौथा टर्म है। तो कहने का मतलब है कि अगर टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल पूछे जाएं तो ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये सारे क्या हैं? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक, बात क्लियर? उसके बाद दूसरी चीज जो आती है वो आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैं यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं, आगे स्लाइड्स में सारी चीजें हैं, मैं आपको टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आई है पॉलिनोमियल में, बस वही मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कह दी जाएगी। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी बस वही मैक्सिमम पावर जो होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी। जैसे इस पॉलिनोमियल में यहां पर x की पावर 0 है, आप देखेंगे कि क्या x की पावर 0 से बड़ी कोई पावर इसमें है, तो 1 0 से बड़ा है, 2 1 से भी बड़ा है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लास्ट पावर जो है, जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है? n। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर n है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। मान लीजिए सपोज एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हो x² + bx + c। ठीक है, ये लिखा हुआ, ये कलर दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। अगर आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हो ax² + bx + c, तो ax² + bx + c वाले पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आपसे पूछी जाए तो डिग्री कैसे बताएंगे आप देखेंगे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो वेरिएबल है x की पावर 1 है 1, यहाँ पे x है ही नहीं, और ये पावर है 2, x की दो पावर्स हैं, एक 1 है एक 2 है, तो दोनों में बड़ी कौन है? 2। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी डिग्री हो जाएगी 2। बात समझ में आई? ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज जो आती है वो आती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जब भी आपसे पूछी जाएगी तो उसमें पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल का होगा उस वेरिएबल के लिए एक वैल्यू आपको दी जाएगी, उस वेरिएबल के लिए एक कांस्टेंट नंबर आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि x = इतने पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करिए आप। ठीक है, क्या कहा जाएगा? एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया होगा fx, एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया होगा fx। सपोज आपका पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल x यूज किया गया है, तो एक पॉलिनोमियल जो भी आपको दिया गया होगा उसको आप fx कह देंगे। ठीक, और आपसे कहा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल fx की वैल्यू x = मान लीजिए 4 पर निकालिए। x = कोई ना कोई नंबर आपको दे रखा होगा, x बराबर किसी नंबर पर ही आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमेशा, इस बात को आप ध्यान रखिए। x में अगर वेरिएबल x यूज किया गया है पॉलिनोमियल में तो x की कुछ वैल्यू दे रखी होगी,
अगर मान लीजिए y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो y इज इक्वल टू कुछ दे रखा होगा जिस पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी। करना आपको सिर्फ इतना है कि अगर सपोज मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे x इज इक्वल टू 4 पर पॉलिनोमियल fx की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इस पॉलिनोमियल fx में, पूरे पॉलिनोमियल fx में जहां जहां आपको x दिखे हर उस x की जगह पर आप 4 रख दीजिए, 4 रख के उसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो आएगा वही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। बात क्लियर? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं पहली क्लास में, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। समझना मानना हम लोगों का ये है कि एक क्लास में हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी और जो कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ चुके होंगे वो भी आपकी क्लियर होगी। मान लीजिए सपोज एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, कुछ भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, यहाँ पर पावर 4 हो सकती है, पावर 1 हो सकती है, पावर 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा मैं आपको बता रहा हूं। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल जो भी है इसको हम fx मान लेंगे, मान लिया। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है हर उस x की जगह पर आप क्या कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, वैल्यू आप 2 जो है वो पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो x की जगह पर आपको 2 रखनी है तो f2, यहां पर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, यहां पे 2 रखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया। वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज 15। इस तरीके से लगेगा। तो इस पूरी कहानी को कहते हैं आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? 3 चीजें समझ में आई होंगी। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जो इंडिविजुअल टर्म्स के हैं, मतलब जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं वही उन्हीं को आप टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी वही मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात की जाए तो x इज इक्वल टू जितने पर आपको वैल्यू निकालनी हो पॉलिनोमियल की, यानी वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालनी हो, वेरिएबल की वो वैल्यू आप पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। बात क्लियर यहां तक? ये 3 चीजें हो गई। इन 3 चीजों के बाद और क्या चीजें आपको देखनी है, चलिए देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यहीं पर देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? देखिए, जब आप पॉलिनोमियल के टाइप्स की बात करते हैं, जब आप बहुपद के प्रकार की बात करते हैं, टाइप कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करने के लिए 2 तरीके, 2 पैटर्न यूज किए जाते हैं। एक तो पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, हो सकता है इससे पहले भी मैंने आपसे बात की हो कि सॉल्यूशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट मैथ की क्लास में बातचीत है। और मैथ्स की क्लास में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास आप करें, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो टीचर जो कम्युनिकेट करता है आपके साथ, टीचर और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, वो ये चीज डिसाइड करता है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो आपके सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है वो कैसी चल रही है। बाकी सॉल्यूशंस, दुनिया की सारी सॉल्यूशन बुक्स में, सारी किताबों में, सारे सॉल्यूशन गाइड्स में सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट एक तरीके के ही लिखे हुए होते हैं। तो वो उसमें मैं कोई फर्क नहीं कर दूंगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करूंगा तो मैं जैसे करूंगा वैसे ही सभी लोग करेंगे। फर्क आता है पढ़ाने वाले की भाषा में, उसकी लैंग्वेज में, उसके लहजे में। तो इसलिए जो बात बताई जाए, जो सेंटेंस यहां पर बोले जाते हैं, उन पर आप फोकस किया करिए कि बात क्या की जा रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो मैं ये कह रहा था कि पॉलिनोमियल्स को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो 2 फैक्टर्स हैं, 2 पैटर्न है आपके पास, 2 तरीके हैं आपके पास, 2 रास्ते हैं आपके पास पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के। क्या 2 रास्ते हैं? पहला तरीका ये है कि पॉलिनोमियल को आप नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई कर लीजिए।
अगर पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफिकेशंस अलग होंगे। अगर पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफिकेशंस अलग होंगे। ठीक, दोनों ही तरीके हम देखेंगे। सबसे यहां पर जो आपके सामने लिखा हुआ है ये डिग्री के बेसिस पे है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ऑन द, ये चीज आप बढ़ा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी पॉलिनोमियल की डिग्री देखकर अगर आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है तो आइए देखें कैसे बताएंगे। सीधे ग्राफ पे आ जाएं। ग्राफ में बहुत इजीली लिखा गया है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री 1 का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसका मतलब उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल यानी x की सबसे बड़ी पावर जो है वो 1 है। 1 से बड़ी कोई पावर नहीं है। तो बताइए वो पॉलिनोमियल इस तरीके का कुछ होगा कि नहीं होगा? ax प्लस बी टाइप का। a और b कांस्टेंट हो गए, x वेरिएबल हो गया। ये जो पूरा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पूरे पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 1 है, और अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी किसी पॉलिनोमियल में अगर x की मैक्सिमम पावर 1 दिखे तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे और भी देख सकते हैं, जैसे आप केवल 5x लिख लीजिए। तो ये भी, क्योंकि टर्म एक ही है लेकिन पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने के लिए एक है लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो 2 बना सकते हैं। 5x प्लस 0, 0 क्या है? एक नंबर है, रियल नंबर है। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो टर्म एक से ज्यादा हो गए। एक से ज्यादा टर्म हुए तो ये पॉलिनोमियल बन गया। अब पॉलिनोमियल बन गया तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है? तो x की मैक्सिमम पावर है 1, 1 होने का मतलब इसकी डिग्री है 1, और अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की पावर अगर 1 से ज्यादा आपको ना दिख रही हो, x की मैक्सिमम पावर 1 अगर दिख रही हो, तो वो पॉलिनोमियल हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 4 है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 5 है, 6 है, 7 है तो उनके भी नाम हैं, लेकिन इतने नामों की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत आपको बाई क्वाड्रेटिक की भी नहीं है, लेकिन हो सकता है इस पर बेस्ड कुछ एक आध क्वेश्चंस हो आपके सिलेबस में। क्यूबिक मैक्सिमम है बस, क्यूबिक मोर देन इनफ। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें, यहां पर लिखना चाहें, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम देखें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब क्या है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 का मतलब है ax स्क्वायर, और मैक्सिमम पावर 2 है तो पावर 2 से कम तो हो ही सकती है, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 हो और 2 से कम भी हो सकती है, तो कम में 1 आ गई और एक कांस्टेंट टर्म हमने c लिख लिया। तो अगर ये पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ हो तो आप क्या कहेंगे? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, और भी लिख सकते हैं, जैसे सिर्फ ax स्क्वायर प्लस b लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, या bx लिख सकते हैं, या x स्क्वायर प्लस, मतलब कुछ भी लिखिए। कहने का मतलब है पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 2 अगर आपको दिख रही तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए 5x क्यूब प्लस 4, इतना ही लिखा है, तब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये मत सोचिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें और ज्यादा टर्म्स होने चाहिए। टर्म्स एक या एक से ज्यादा हो चलेगी बात, लेकिन डिग्री 3 होनी चाहिए। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करनी तो डिग्री 3 होनी चाहिए। x चाहे पूरे पॉलिनोमियल में एक जगह यूज किया गया हो, लेकिन जहां पर यूज किया गया हो वहां पर उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 3। उसके अलावा अगर और x यूज किए गए हैं तो उनकी पावर्स 3 से कम कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन एक मिनिमम x ऐसा होना चाहिए जिसकी पावर 3 हो, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात क्लियर है?
यहां तक बात समझ के, यही सारी चीजें लिखी हैं। अगर डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना है तो सिंगल पावर अगर होगी, अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगी, अगर 3 डिग्री है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। बात यहां तक समझ में आई? ठीक है, देखिए मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं पहली क्लास है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि पॉलिनोमियल में इतना ज्यादा जानने की क्या जरूरत है। पॉलिनोमियल आप जनरल फॉर्म बताइए, फॉर्मूले बताइए और क्वेश्चन शुरू करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये चीजें जानेंगे, अगर इनकी गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मैथ्स अलग होगी, लोगों से और बच्चों से अलग होगी। मैथ्स में चीजों को कैच करने की पावर आपकी ज्यादा होगी। ठीक, क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन सब लगा लेंगे, जहां पर बेसिक से थोड़ा सा चीजें हटेंगी, हिलेंगी, वहां पर फिर ऐसी बातें काम आती हैं। ठीक है, तो चलिए अगली चीज देखते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का देख लें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्लासिफिकेशन के दो तरीके, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जो है वो 2 तरीके के होते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है? दूसरा क्लासिफिकेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, कि पॉलिनोमियल में एक या एक से ज्यादा टर्म्स होने की डेफिनेशन है। तो एक या एक से ज्यादा टर्म्स होने पर अगर पॉलिनोमियल हो जाता है, तो अगर एक टर्म हो तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहें, 2 हो तो कौन सा पॉलिनोमियल कहें, 3 टर्म्स हो तो कौन सा पॉलिनोमियल कहें, क्या ऐसी कोई व्यवस्था है, क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट है? तो ऐसा भी अरेंजमेंट है, ये देखें। अगर आप नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आपको पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना है तो कई सारे नाम हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्या मतलब है? क्या मतलब है इस बात का समझिए। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, केवल सिर्फ एक टर्म, एक के अलावा कुछ नहीं, तो उसको हम मोनोमियल कह देंगे। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, 2 से कम नहीं और 2 से ज्यादा भी नहीं, तो उसको हम बाइनोमियल कह देंगे। क्या कह देंगे? बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो उसे हम क्या कह देंगे? ट्राइनोमियल कह देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, सबके लिए अलग अलग नाम आएंगे। इसी तरीके से अगर किसी पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स हो तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि बहुत के लिए पॉली यूज किया जाता है, पॉलिनोमियल कह देंगे। अब जरा इनके एग्जांपल्स देख लीजिए, उसके बाद जीरो और कांस्टेंट पे आएंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, तो एक टर्म का मतलब मान लीजिए ये लिखा हुआ है ax, तो ये क्या है? मोनोमियल है। अब देखिए एक बात समझिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो अब डिग्री का कोई मामला नहीं होगा। आपसे कहा गया एक टर्म हो, उस टर्म की डिग्री क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, एक टर्म एक होना चाहिए, डिग्री कुछ भी हो, डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 10 हो, डिग्री 100 हो, डिग्री इनफाइनाइट, कुछ भी हो। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो वो ax भी हो सकता है, वो 5x स्क्वायर भी हो सकता है, वो 6x क्यूब भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, 5 केवल 5 हो सकता है, वो 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी तो हम डेफिनेशन पे चल रहे हैं ना, डेफिनेशन कह रही कि एक टर्म है तो मोनोमियल है, तो 0 भी मोनोमियल है, क्योंकि क्या है? एक टर्म है। ax एक टर्म है, मोनोमियल। 5x स्क्वायर सिंगल टर्म है, मोनोमियल। 6x क्यूब सिंगल टर्म है, मोनोमियल। केवल 5 लिख दीजिए, सिंगल टर्म है, मोनोमियल। तो एक टर्म अगर आपके सामने लिखा हुआ हो तो वो क्या होगा? मोनोमियल। इसी तरीके से अगर 2 टर्म्स हो तो दो टर्म्स का मतलब फिर वही बात मैं करूंगा, डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx हो सकता है, 5x की पावर 6 प्लस 4 हो सकता है, और 6x क्यूब प्लस कुछ भी 7 लिख दीजिए, ऐसा हो सकता है। 2 टर्म्स होने चाहिए, डिग्री कुछ भी हो। ये 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, ये 2 टर्म्स हैं, डिग्री 6 है, हमारा डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर बात कर रहे हैं तो 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल। इसी तरीके से ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक, अब इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक भी टर्म ना हो, या ऐसे कह लिए कि जिसकी वैल्यू 0 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 हो, तो यानी fx इज इक्वल टू 0। ये क्या है? fx अगर एक पॉलिनोमियल है
इसकी वैल्यू अगर 0 हो तो इसको आप जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। अब वैल्यू 0 है, पॉलिनोमियल जैसा कुछ दिख नहीं रहा तो पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं, तो इसको पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं, जिस डिग्री का चाहें उस डिग्री का बना लीजिए। मन हो 2 डिग्री का बनाइए, मन हो 1 डिग्री का बनाइए, मन हो 100 डिग्री का बनाइए, जितने डिग्री का बनाना है उतने टर्म्स लिख दीजिए, सबका कोफिशिएंट 0 रखिएगा बस, वैल्यू ओवरऑल तो इसकी 0 ही रहेगी। तो अगर इसकी बात की जाए तो बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्योंकि 0 है इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम क्या कह देंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, बात समझ में आई। ध्यान रखिएगा किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते टाइम अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो आप कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है ये जीरो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है। दूसरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह दिया जाएगा। जैसे fx = 5, तो fx का मतलब पॉलिनोमियल है और लेकिन वैल्यू उसकी कितनी है 5, तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने का मतलब ये है, अब पॉलिनोमियल वाली चीजें इसमें भी नहीं दिख रही तो इसको भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने x⁻0 कर दिया और यहाँ पर 0 कर दिया, देखिए वेरिएबल भी दिखने लगा और एक से ज्यादा टर्म्स भी हो गए। एक से ज्यादा टर्म्स हैं इसलिए ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, x⁻0 दैट इज 1, 5 1 = 5 और 5 + 0 5, यानी वैल्यू तो इसकी 5 ही है। देखने में डिजाइन आपने इसकी पॉलिनोमियल की जैसी बना दी है लेकिन वैल्यू तो इसकी 5 ही है। यानी अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कांस्टेंट हो तो उस पॉलिनोमियल को आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा यहां तक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल ग्राफ, चलिए ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक चीज और समझ लीजिए उसके बाद हम लोग आज की क्लास को जो है रोकेंगे। क्लासिफिकेशन आपने समझ लिया, एक चीज आती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहिए या रूट ऑफ पॉलिनोमियल कहिए या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल की, सारी बातें एक हैं, ध्यान रखिएगा। जीरो कहा जाए, रूट कहा जाए, सॉल्यूशन कहा जाए, सारी चीजें एक ही हैं, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। आपसे पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाए, पॉलिनोमियल का रूट कहा जाए, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कहा जाए, मतलब एक ही चीज आपको निकालनी है। क्या है उसका मतलब समझिए। देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल fx दे रखा है, मान लीजिए सपोज इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, इस पॉलिनोमियल fx में जिसमें कि x वेरिएबल है, अगर x की जगह पर कोई कांस्टेंट वैल्यू a रखने पर fx की वैल्यू 0 मिल जाए, ध्यान से समझिएगा, पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल का है। अगर इस x की जगह पर कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, जैसे आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे जो आपको पिछली हेडिंग में भी बताया गया था, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, अगर वो वैल्यू 0 आ जाए तो x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हुआ है, x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 या उस पॉलिनोमियल का रूट कहा जाएगा। बात समझ में आई? फिर से समझिएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल वेरिएबल x में आपको दे रखा है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह कोई कांस्टेंट नंबर रखकर पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लीजिए। अगर x बराबर a, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर x बराबर a पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए तो x बराबर a जो होगा यही उस पॉलिनोमियल का रूट या उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन या उस पॉलिनोमियल का 0 कहा जाएगा। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। जैसे सपोज है एक एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² + 2x
-3। ठीक, ये पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल को हमने क्या कह दिया, fx। आपसे कहा गया कि इस पॉलिनोमियल का जीरो बताइए क्या है। जीरो का मतलब यह है इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन बताइए या रूट बताइए। सॉल्यूशन या रूट का मतलब यह है कि x की वो वैल्यू बताइए जिस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो जरा ढूंढिए वो वैल्यू। ढूंढने का तरीका भी है, लेकिन यहां पर अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि रूट का मतलब क्या होता है। तो अगर ध्यान दीजिए तो इसमें आप x बराबर 1 रख के देखिए जरा क्या होगा। f1 यहां क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -3। सॉल्व करिए। 1 स्क्वायर का 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 3 और -3 कितना आ गया, 0। देखिए x इज इक्वल टू 1 जब आपने रखा पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x की वो वैल्यू पॉलिनोमियल का रूट कही जाती है। इसका मतलब क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल 0 हुआ है, इसलिए पॉलिनोमियल का रूट जो होगा या सॉल्यूशन जो होगा या 0 जो होगा वो कौन होगा, 1। x बराबर जितने पर 0 आया है बस x की वही वैल्यू जो होगी वो पॉलिनोमियल का रूट हो जाएगी। क्लियर है। और एग्जांपल समझना चाहे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, प्लस कर लो मान लीजिए लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। आपसे कहा गया ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें आप इस पॉलिनोमियल का जीरो बताइए या इस पॉलिनोमियल का रूट या सॉल्यूशन बताइए। तो आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को एफ एक्स के बराबर मान लीजिए। अब x की वो वैल्यू ढूंढिए जिस x की जिस वैल्यू पर ये जीरो हो जाए। तो ध्यान दीजिए, तो x बराबर इसमें -2 रखिए, देखिए क्या आएगा, f ऑफ -2 -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस 4, 4 4 8 8 माइनस 8 0। देखिए x इज इक्वल टू -2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए इस पॉलिनोमियल का रूट जो होगा या 0 जो होगा वो क्या होगा, -2। x की जिस वैल्यू पर वैल्यू 0 आ जाए, x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का रूट कही जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप जीरो या रूट या सॉल्यूशन को समझते हैं। और इस घटना को सेटिस्फाई करना कहते हैं। x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, आप ऐसा कहते हैं कि x की वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। अगर x की कोई वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पर उसका सॉल्यूशन 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। अगर सॉल्यूशन 0 ना आए तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। और ये बात अपने मन में बिल्कुल मत रखिएगा कि आप कैसे सोचेंगे कि x इज इक्वल टू -2 इसमें रखना है, ऐसा करना नहीं है आपको। ये सिर्फ आपको समझाया गया है कि x रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब x की वो वैल्यू होती है जो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, लेकिन ऐसा काम आपको करना नहीं है। रूट निकालने का अलग तरीका है, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल ये दिया जाएगा और आपसे कहा जाए कि इसका रूट निकालो, तो इसका रूट निकालने का एक अलग तरीका है जो 9th में भी आपने पढ़ा होगा। इसको फैक्टराइज करते हैं हम। इसको फैक्टराइज करने पर x की जो वैल्यूज मिलती हैं वही वैल्यूज जो हैं वो इसके रूट्स कही जाती हैं। और जिन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स नहीं होते हैं उनमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, और वहां से जो x की वैल्यूज निकलती हैं, x की उन वैल्यूज को हम पॉलिनोमियल के रूट्स कहते हैं। और वो रूट्स जो होते हैं वो पॉलिनोमियल को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं, यानी पॉलिनोमियल में वो रूट्स अगर वापस रख दीजिए आप तो पॉलिनोमियल हमेशा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये समझाने का तरीका है, बाकी आपको ये काम करना नहीं है। मतलब ये करना नहीं पड़ेगा सवालों में, सिर्फ समझाने का तरीका है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में x की कोई वैल्यू रखिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का एक रूट कही जाएगी, उसका एक 0 कहा जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पर रोकें, देखें क्या है आगे। चलिए ठीक, आगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है और कुछ केसेस समझने हैं इसके सॉल्यूशंस के। तो चलिए वो अब ज्यादा डिटेलिंग वाली चीजें हैं।
तो उनको हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। उम्मीद करता हूं मैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और स्पीड का बिल्कुल कोई इशू मत रखिएगा अपने मन में, क्योंकि पहली क्लास है और आप नए नए बच्चे हैं, 10th में बोर्ड एग्जाम है आपका, बोर्ड एग्जाम के लिए क्लासेस आप कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक माहौल बनाना पड़ता है, ठीक है, एक मैथ्स का माहौल बनाना पड़ता है जिससे आप कनेक्ट हो पाए। तो बस वही बनाने की कोशिश है, वही करने की कोशिश है। बाकी आपका सिलेबस हम लोग 3 से 4 महीने में खत्म कर देंगे। 3 से 4 महीने में सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग रिवीजन वीडियोस पे आ जाएंगे, रिवीजन करने लगेंगे, ऑन शॉर्ट पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और हर चैप्टर के 1 शॉट रिवीजन वीडियोस आपको देंगे। अभी फिलहाल 3 से 4 महीने आप जम के मेहनत करिए, मन लगाकर पढ़िए, और 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग आपस में मिलकर कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और अगली क्लास जो है उसमें हम लोग अब चलेंगे इस पर बेस्ड, अगर कुछ क्वेश्चंस पे पहुंच पाएंगे तो क्वेश्चंस करेंगे, वरना कुछ जो कॉन्सेप्ट बची होगी उस कॉन्सेप्ट को करेंगे। आप क्लासेस में लगातार बने रहिए, एंटरटेनमेंट भी होगा, आपको मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। मैथ्स बिल्कुल कहीं पर भी आपको बोरिंग या बोझिल लगने वाली नहीं है, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। और मैथ्स में आपको, अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको पीडीएफ मिलेंगी। अभी हालांकि कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं हुए हैं तो अभी पीडीएफ डाली भी नहीं गई है, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट होने की कगार पे होगा, जब चैप्टर कंप्लीट होने की तरफ हम लोग होंगे, तब चैप्टर की पूरी पीडीएफ आंसर शीट के साथ टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस की। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर, क्लास नंबर लिख के भेजिए, उस डाउट को हम लोग जल्द से जल्द क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ आज की क्लास को हम लोग रोकेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नई कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल देखते रहिए, और अगर आपको चैनल बेनिफिशियल लगता है, चैनल पे जो भी पढ़ाई कराई जा रही है वो अगर आपको बेनिफिशियल लगती है, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स तक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बड़े बच्चों को जय हिंद, जय भारत।